Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Uthmani and I welcome all of you to my YouTube channel in the name of Pharma Medica, which is exclusively for the student of pharmacology, pharmacy, and those who are pursuing their career in medicine, and also for all the MBBS and BDS students in Pakistan, Central Asia, South Asia, and all these countries where people can understand English as well as Urdu. Today, it's a very, very important lecture, and this is about the sources of drugs. सोर्सेस ऑफ ड्रग्स इस वजह से इंपॉर्टेंट है कि एक तो ये क्वेश्चन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है और दूसरा आपके साथ थोड़ा सा एक आइडिया होगा कि ड्रग्स कहाँ कहाँ से पहले बन रहे थे और आजकल किस तरीके से और कहाँ से ये ड्रग्स बन रहे हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव जिस तरह आप हर एक लेक्चर जब आप बनाते हैं उसके कुछ अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। सो आज का जो लेक्चर है इसकी लर्निंग ऑब्जेक्टिव है डिस्क्राइब द सोर्सेज ऑफ ड्रग्स, डिस्क्राइब द प्लांट सोर्स, डिस्क्राइब द एनिमल सोर्स एंड डिस्क्राइब अदर सोर्सेज जो डिफरेंट सोर्सेज हम यूज़ करते हैं फॉर द सिंथेसिस एंड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग और फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ ड्रग्स। वी विल डिस्कस अबाउट दो सोर्सेज। नाउ कमिंग टू द ड्रग्स डेवलपमेंट प्रोसेस, मतलब आपको ये समझ आनी चाहिए कि जब एक ड्रग बनती है तो वो किन किन फेजेस से वो गुजर जाती हैं। पहले तो उसकी केमिस्ट्री साइंटिस्ट अंडरस्टैंड करती है, फिर उसकी सिंथेसिस होती है और प्योरीफिकेशन होती है, फिर उसके बाद उसको फार्मूलेट करते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा सा एक बोरी उठा ले या एक चम्मच उठा ले और एक बंदे को खिलाते, नहीं, इसका एक अपना फार्मूलेशन होती है। फिर उसी फार्मूलेशन के दे गो फॉर द एनिमल स्टडी। एनिमल स्टडी में पहले वो एफिकेसी नहीं देखते, रिमेंबर दे फर्स्ट गो टू चेक द टॉक्सिसिटी, ख्वा वो एनिमल है ख्वा वो ह्यूमन बीइंग है। फर्स्ट थिंग व्हाट दे डू, दे चेक द टॉक्सिसिटी ऑफ द ड्रग्स। सो पहले वो एनिमल में उसकी फार्माकोलॉजी देखते हैं, एनिमल में टॉक्सिसिटी देखते हैं, फिर उसके बाद एनिमल में उसकी एफिकेसी देखते हैं, देन दे कम टू द ह्यूमन। फिर ह्यूमन में क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं जिस तरह फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 और फेज़ 4। फेज़ 1 में एक छोटी सी स्मॉल पॉपुलेशन में ड्रग्स के एडवर्स इफेक्ट देखते हैं, फिर उससे एक लार्जर ग्रुप में एडवर्स इफेक्ट देखते हैं, फिर उससे एक लार्जर ग्रुप में दोनों चीज़ें देखते हैं, उसके एडवर्स इफेक्ट भी देखते हैं और उसकी एफिकेसी भी देखते हैं, और फिर पोस्ट मार्केटिंग ट्रायल्स में भी वो उसको 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 फॉलो करते हैं। फिर जब वो ह्यूमन में उसकी सेफ्टी प्रोफाइल और एफिकेसी प्रोफाइल थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाए, देन दे हैंड ओवर दिस ड्रग टू द ड्रग अथॉरिटीज़, और ड्रग अथॉरिटीज़ फिर मुख्तलिफ कंपनीज़ को वो रॉ मटीरियल लेने की, ख़रीदने की और उसी फार्मूलेशन के मुताबिक वो दवाई बनाने की इजाज़त देती हैं, एंड दे मेक द ड्रग्स एंड देन दे मार्केट दैट पार्टिकुलर ड्रग। नाउ कमिंग टू द सोर्सेज ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स के दो मेन सोर्सेज हैं,
एक तो नेचुरल है, इन द अदर वन इज द सिंथेटिक सोर्सेज। नेचुरल है, इन द अदर वन इज द सिंथेटिक। नेचुरल में आप बहुत ही आसान है, आप जब सोचते हैं कि प्लांट है, एनिमल्स है, ठीक है, मिनरल्स है, इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और ह्यूमन और एनिमल ह्यूमन सोर्सेज से भी कुछ थोड़ा बहुत वो ड्रग्स ले लेते हैं। जबकि सिंथेटिक सोर्स में ज़ाहिर बात है, यू विल हैव टू सिंथेसाइज बाय द केमिकल मेथड्स, ठीक है। देन यू कैन आल्सो सिंथेसाइज फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय कल्चर इन सेंसिटिविटी वगैरह वगैरह। और इसके बाद आजकल जो नई चीज़ है जो सबसे कॉमनली यूज़ होते हैं, दैट इज़ द रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। आजकल बहुत सारे ड्रग्स रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से विद इन मिनट्स आप उसको डिज़ाइन कर सकते हैं और वो आप बना genetic engineering. Coming to the plant source, plant is one of the oldest source of the drugs. Even currently, a large number of drugs they are derived from the plant source, and drugs can be obtained from all parts. They can be obtained from the flowers, from the leaves, from the bark, from the roots, from everywhere. We can get the drugs. ठीक है, तो हम दरख्त के हर एक हिस्से से हम ड्रग्स बना सकते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल है लाइक लीव्स, यानी दरख्त के पत्तों से जो हम ड्रग्स लेते हैं, डिजिटलिस परपरा। डिजिटलिस परपरा, अब इन प्लांट्स की डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा ताकि मैं एक एक प्लांट का वो नाम बता दूँ, इनके लोकल नाम बता दूँ, दिस लेक्चर विल बिकम टू लेंथी, ठीक है। सो वो आप नेट पे जा सकते हैं, इसकी पिक्चर भी देख सकते हैं, इसके लोकल नेम भी जान सकते हैं, इसके इंटरनेशनल नाम भी जान सकते हैं, ठीक है ना। सो यहाँ पे डिजिटलिस परपरा, उससे हम लेते हैं डिजॉक्सिन एंड डिजिटॉक्सिन। दीज आर द कार्डियोग्लाइकोसाइड एंड दे आर यूजुअली यूज्ड इन द कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर। बड़े इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं। यूकलिप्टस, आई लव यूकलिप्टस। नाउअडेज इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज इन द कफ सिरप, और बहुत ही सारे सेफ सिरप्स कफ सिरप इसके बनते हैं। दे आर सेफ इन चिल्ड्रन, दे आर सेफ इन एल्डरली, दे आर सेफ इन कार्डियक पेशेंट, दे आर सेफ इन रीनल पेशेंट, ठीक है। सो अब भी बहुत सारे कफ सिरप हम यूकलिप्टस से बनाते हैं। टोबैको, निकोटीन इज यूज्ड एज अ स्टिमुलेंट इन एट्रोफा बेलाडोना। एट्रोफा बेलाडोना के लीव्स, बार्क, सबसे एक ड्रग हम बनाते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एज द एट्रोपिन। एट्रोपिन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स. It is used in the organophosphorus poisoning. It is used as a pre-anesthetic medication. It is used in the eye procedure. It can be used for asthma. It can be used for so many purposes, for diarrhea. बहुत सारे इसकी क्लिनिकल यूजेज हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग और प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन के तौर पे हम इसको यूज़ करते हैं। इसको हम हार्ट ब्लॉक में भी यूज़ करते हैं, बिकॉज इट काजेस टैकीकार्डिया, रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया, सो इट इज़ यूज इन द हार्ट ब्लॉक एंड ब्रेडिकार्डिया एज वेल। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग्स विच कम फ्रॉम द प्लांट, और still it is in use. Some of the drugs they come from the flowers of the plant, like Papaver somniferum, like morphine. Morphine is a very good painkiller. It is used in severe pain. It is used in the cardiac pain. It is a very good painkiller, and it's come from the flower of the plants. Vincarosa is, which is also called the bright eye. Vincarosa से हम दो drugs बनाते हैं, one is the vincristine and the other one is the vinblastine. These are very important anti-cancer drugs, and they are used in a number of hematological and other solid organ tumors. So vincristine and vinblastine, they are anti-cancer drugs, and they usually come from the flowers of the vincarosa. Rose के जो liquid है, we use that liquid as a skin tonic, we use as a general tonic, that is used in different type of perfume and different type of cosmetics, ठीक है। सो अब भी जो different किस्म के परफ्यूम या कॉस्मेटिक वगैरह जो बनते हैं, उनमें जो केमिकल यूज होते हैं, that usually derived from the rose. Other sources like seeds, Nux vomica, strychnine, which is used as a CNS stimulant. It is a drug strychnine. It is derived from the Nux vomica. The other one is the castor oil, which is considered as a laxative. It is derived from the castor oil seeds. And calabar beans, from which we derive a drug physostigmine, which is used in the treatment of myasthenia gravis. Physostigmine is a drug which is used in the atropine poisoning. It is also used in the myasthenia gravis. It's a very important drugs. Some of the drugs, they are derived from the fruits. यहाँ पे सिर्फ चंद एग्जाम्पल है, अदरवाइज देयर आर a lot of example, like Cenaport, anthracene, which is a purgative, and it is used for the treatment of for the constipation. And calabar beans is actually the seed as well as the fruit of this plant. So again, this calabar bean physostigmine, which is again a cholinomimetic drug, and it is used for the treatment of
myasthenia gravis. Some drugs, they are derived from the roots of the plant, like epicoconor roots. Imitine is a drug which is used in accidental poisoning. अगर कोई मरीज़ पॉइजन ले लें तो या तो हम स्टमक वॉश करते हैं, या जिन इलाकों में स्टमक वॉश अवेलेबल ना हो वहाँ पे भी इंड्यूस वोमिटिंग, ताकि वो मरीज़ उस चीज़ को दोबारा वोमिट कर लें। ये एसिड में इंडिकेटेड नहीं है, यानी अगर मरीज़ ने तेज़ाब लिया हुआ है तो आप उसमें ये काम ना कर लें, इट कैन इंड्यूस सिवियर इंजरी, ठीक है। लेकिन अगर उसने कोई ऑर्गेनोफॉस्फोरस या कोई टैबलेट्स उसने लिए या कोई और इस किस्म के पॉइजन उसने लिए, सो वी कैन यूज़ दिस ड्रग्स टू इंड्यूस वोमिटिंग, ठीक है। सो उसमें आप वोमिटिंग इंड्यूस करते हैं। अगर ये ड्रग अवेलेबल नहीं है तो यू कैन गो फॉर द नॉर्मल सेलाइन, वो भी मरीज़ को पिलाते हैं, या हाइपरटोनिक सेलाइन, यानी बहुत गाढ़ा सा शरबत बना के उसमें बहुत ज़्यादा नमक डाल के आप उस मरीज़ को दे सकते हैं, तो उसकी वजह से उसको वोमिटिंग आ जाती है। Then Rauwolfia serpentia is reserpine. It is a drug which is used for the treatment of hypertension. It is centrally acting drugs, so it is also used for the treatment of hypertension. And we derived this reserpine from Rauwolfia serpentia. And there are other drugs like cinchona bark. From the cinchona bark, from the bark of the plant, we derive quinine and quinidine, which are the most important anti-malarial drug. अभी तक इसको कोई resistant नहीं है मलेरिया की, and we usually use these drugs in severe cases of malaria like cerebral malaria, जब किसी को दिमाग का मलेरिया हुआ हो तो उसमें यूज़ करते हैं। बाकी भी हम बहुत सारी कंडीशन में मलेरिया की, वैसी मलेरिया में भी हम यूज़ करते हैं। देन एट्रोपा बेलाडोना जिस तरह मैंने कहा, इट इज़ derived from the leaves as well as it is derived from the bark of the same plant, and the drug is atropine, which is an anticholinergic, ठीक है। Some of the drugs, they are derived from the stem, like Chondrodendron tomentosum. It is there is a drug which is called the tubercularine, and that is a skeletal muscle relaxant. We use this drug in case of general anesthesia. General anesthesia में आपको क्या चाहिए कि मरीज रिलैक्स हो, उसके मसल में ट्विचिंग न हो, उसके मसल भी रिलैक्स हो, ताकि आपको कटिंग में, उसको प्रोसीजर करने में आपको इतनी मुश्किलात ना हो। सो इट इज़ यूजुअली यूज एज अ स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट ड्यूरिंग एनेस्थीसिया, ठीक है। हम इंशाल्लाह आपको पढ़ाएंगे जब हम वी गो फॉर द सिस्टमिक फार्माकोलॉजी, तो उसमें हम आपको पढ़ाएंगे कि प्री एनेस्थेटिक और मेडिकेशन के या एनेस्थीसिया के साथ साथ हम कुछ और मेडिकेशन देते हैं ताकि मरीज़ मेंटली रिलैक्स हो, उसके मसल रिलैक्स हो, उसकी सिक्रीशन कम हो, उसका ब्लड प्रेशर मेंटेन हो, तो उसके लिए हम एनेस्थीसिया के साथ कुछ और दवाइयाँ देते हैं। वी विल डिस्कस दोज एज अ प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन इंशाल्लाह। कुछ ड्रग्स है दे आर कमिंग फ्रॉम द एनिमल सोर्स, लेकिन अब वो इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा। लाइक फ्रॉम द काउ पेंक्रियाज वी आर प्रिपेयरिंग द इंसुलिन, लेकिन अब वो ये इंसुलिन एनिमल्स से हम नहीं ले रहे। उसकी वजह यह है कि एनिमल्स और ह्यूमन की फिर आपस में एंटीजेनिसिटी बहुत ज़्यादा होती है और क्रॉस रिएक्शन इसका बहुत ज़्यादा हुआ करता था। इस वजह से नाउअडेज इंसुलिन इज़ एक्सक्लूसिवली सिंथेसाइज्ड बाय द जेनेटिक इंजीनियरिंग। पिग इंटेस्टाइन से हम हिपरीन लेते थे। हिपरीन इज़ यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ coagulopathies. Cod liver oil like vitamin A and vitamin D, they are derived from the cod liver. And sheep thyroid से हम thyroxine लेते थे, which is used for the treatment of hypothyroidism. लेकिन आजकल thyroxine भी genetic engineering के थ्रू बन जाती हैं। और animal blood, most of the vaccine वहाँ पे पहले एंटीजन हम इंजेक्ट करते थे और इंजेक्शन के बाद वहाँ पे सीरम बन जाती थी, and we use that serum for the treatment of different disease. और इसी तरह वैक्सीन भी हम एनिमल ब्लड से तैयार करते थे, लेकिन आजकल ये भी इस तरीके से नहीं बन रहा। दे आर यूजुअली सिंथेसाइज्ड थ्रू द जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक। Some of the drugs, they come from the mineral, like iron. Iron is coming from the mineral. It is a very important drug used in the treatment of iron deficiency anemia, which is very common in subcontinent, Pakistan, India, Afghanistan, Bangladesh. इन ममालिक में बहुत common है। Every second female is suffering from iron deficiency anemia. We will discuss that in detail. Inshallah, there is a state-of-the-art lecture on the correction of iron deficiency anemia. वो वक्त आने पे इंशाल्लाह मैं अपलोड करूँगा आपके लिए। Then zinc is used in the wound healing, infertility, eczema, skin और hair के जो growth के लिए हम use करते हैं zinc most commonly. So zinc also comes from the minerals, from the earth source. Gold is one of the DMRs, disease modifying anti-rheumatic drugs. These are the very, very important drugs which is used for the severe inflammatory type of arthritis.
देन द मर्क्यूरियल साल्ट्स, इट इज़ यूज इन सेफिलिस. आयोडीन, जिस तरह आम कॉमनली हम पायोडीन वगैरह यूज़ करते हैं, दैट पायोडीन इज़ बेसिकली द आयोडीन. अगेन इट्स अ मिनरल सोर्स and it is used as an antiseptic. Selenium is a very important micronutrient, and it is used for the treatment of dandruff and so many other disease. So selenium is also a drug or a chemical which is coming from mineral and earth sources. And then the chlorine, आप सबको पता है chlorine is used as an antiseptic. chlorine के tablet हम पानी में डालते हैं, टैंकियों में डालते हैं. आमतौर पे जहाँ पे डायरिया के आउटब्रेक हो या कोई कॉलरा के आउटब्रेक हो, तो उन इलाकों के पानी को स्टेरिलाइज करने के लिए भी यूज द क्लोरीन. सो क्लोरीन इज also coming from the earth source. Okay, there are some other drugs which is coming from the synthetic or the semi-synthetic source. So about 90% of the drugs nowadays, ये जो plant source थी, animal source थी या mineral और earth source थी, वो तकरीबन उससे आजकल 10 या 8 या 10% दवाइयाँ मिल जाती हैं. लेकिन आजकल जो ज़्यादा मेडिसिन है वो तो या तो सिंथेटिक है या सेमी सिंथेटिक है या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग है. ठीक है. So about 90% of the drugs, they're coming from the synthetic or the semi-synthetic source. Complex molecules with the combination of organic and inorganic compound. They're making complex molecule. They combine the organic with inorganic and two organic with each other, and then they make the molecule. Like sulfonamides. Sulfonamide is a very large group of drugs. फेंसिडार वगैरह इसमें सारे शामिल हैं. सल्फामीथॉक्साजोल, सल्फाडॉक्साइम वगैरह, ये सारे सल्फोनामाइड्स ग्रुप में शामिल हैं. एंड दे आर यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया, एंड दे आर यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन. मिफ्रिडीन विच इज़ अ पेन किलर. इमिटीन विच इज़ यूज टू इंड्यूस वोमिटिंग. दिस इमिटीन इज़ अ सेमी सिंथेटिक आप कह सकते हैं, क्योंकि इट इज़, जिस तरह पहले डिस्कशन में भी हुई, इट्स कम फ्राम द प्लांट सोर्स, बट इट इज़ उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस लेके आते हैं, एंड दैट दे बिकम अ सेमी सिंथेटिक. Okay, another very important source of drug is the microbials. You know, most of the very important antibiotic they are derived from the microbials. और मैं आपको बताता चलूँ कि दुनिया में जो सबसे पहला एंटीबायोटिक आया था पेनिसिलिन, वो भी एक माइक्रोबियल, एक फंगस से वो भी तैयार हुआ था. The Penicillium notatum, it is a fungus from which penicillin was derived by the Sir Alexander Fleming. और इसी काम पर सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को नोबेल अवार्ड भी मिला था. ठीक है. जिस तरह मैं आपको पहले वीडियो में मैंने आपको सजेस्ट किया था कि आप BBC की एक मशहूर सीरीज़ है पेन, पस और पॉइजन, वो आप देख लें, तो उससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा. ठीक है. सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि उसको ये जो अवार्ड मिला था, नोबेल अवार्ड, वो इस तरह मिला था कि ही वॉज वर्किंग इन पैथोलॉजी लैब, एक माइक्रोबायोलॉजी के लैब में वो काम कर रहा था, और वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के बैक्टीरिया को वो ग्रो कर रहा था स्लाइड्स पे. एक मरतबा उसके फ्रेंड्स आए और वो अपने फ्रेंड्स के साथ चला गया. उसने स्लाइड वैसे खुली छोड़ दी, उसने उसको कवर नहीं किया, और फिर उनका जो प्रोग्राम था वो बहुत लंबा हुआ, और 2-3 दिन के बाद जब वो वापस आया तो उन्होंने जब देख लिया कि स्लाइड्स की कुछ जगहों पे कॉटन पड़ी है और कुछ डस्ट से पड़ी है, लेकिन जिस जगह पे कॉटन पड़ी है और जिस जगह पे ये डस्ट पड़ी है उसके इर्द गिर्द बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं हुआ था, जबकि उनके जो साइड्स थे वहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ ठीक ठाक हुआ था. ठीक है. तो उसने सोचा कि यार ये जो डस्ट है या ये जो कॉटन के फाइबर्स आए हैं, क्योंकि उसके लेबॉर्ट्री के करीब किसी कॉटन के एक स्टोर भी था, एक फैक्ट्री भी थी, तो उसने सोचा कि ये जो कॉटन यहाँ पे इसके ऊपर गिरा है या जो डस्ट इसके ऊपर गिरा है, इसमें कुछ है. उसने वो उसको उठा दिया, और बाद में पता चला कि इसमें एक फंगस है, और उस फंगस का नाम पेनिसिलियम नोटेटम है, और उस पेनिसिलियम नोटेटम से उसने फिर पेनिसिलिन बनाया. और इसी की बुनियाद पे, यानी उसने अगरचे उसने बाय मिस्टेक ये चीज़ उसको मिल गई, कभी कभी छोटी मोटी गलतियाँ भी अच्छी होती हैं, बाय मिस्टेक उसने ये चीज़ दरियाफ़त किया, और उसको इस पर नोबेल अवार्ड भी मिला था. कुछ और ड्रग्स है लाइक स्ट्रेप्टोमाइसिन, इट इज़ derived from actinobacterium. Tobramycin, again it is derived from the monospora. So the microbial is also one of the most important source of the drugs. And then the last one, and which is I consider as the most important one, and that is the biotechnology or the genetic engineering. So आजकल जो ज़्यादा मेडिसिन बन रही है वो इसी टेक्निक्स के थ्रू बन रही है. This is a new technique for the preparing certain drugs. ह्यूमन इंसुलिन है, ह्यूमन एराथ्रोपोइटीन है, और बहुत सारे हार्मोन्स वो हम इस जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू बनाते हैं. इसका तरीका क्या होता है? इसका तरीका ये है कि यू फर्स्ट अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर. लाइक ह्यूमन इंसुलिन है, उसका आप स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड कर ले कि उसका स्ट्रक्चर है क्या. सो उसी स्ट्रक्चर के प्रोटीन के अमीनो एसिड को आप उठा ले और उसी जगह पे
इकट्ठा कर लें और उसी तरतीब से डिज़ाइन कर लें जिस तरतीब से अल्लाह ने बनाई है, एंड देन यू कैन मेक द इंसुलिन। इसी तरह एरिथ्रोपोइटिन भी बनते हैं, इसी तरह और ड्रग्स भी आजकल जो बन रही हैं दैट कम थ्रू द प्रोसेस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। अच्छा, इसका एक और फ़ायदा ये है जेनेटिक इंजीनियरिंग का कि फिर द साइंटिस्ट दे डू एक्सपेरिमेंट्स, और एक अमाइनो एसिड को एक जगह से उठा के वो दूसरी जगह पे लेके जाते हैं और दूसरा को उस जगह से उठा के तीसरी जगह पे लेके जाते हैं। इसी तरह ये जो अमाइनो एसिड सीक्वेंस है, ख्वाह वो इंसुलिन है या कोई और हार्मोन्स है, उसकी उसकी सीक्वेंस में थोड़ी बहुत चेंजेस लेके आते हैं। मैं आपको यहाँ पे सिंपल एग्जांपल इंसुलिन का दूंगा कि इंसुलिन के स्ट्रक्चर में उन्होंने सिर्फ एक अमाइनो एसिड को एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे रखा, दूसरी जगह से उठा के कोई और अमाइनो एसिड तीसरी जगह पे रखा, एंड बाय दिस मैकेनिज्म दे हैव डेवलप्ड डिफरेंट इंसुलिन लाइक अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। ये जो हम सुन रहे हैं आजकल की ये अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग है, ये अल्लाह सुब्हाना व तआला ने जो इंसुलिन बनाई है वो तो सेम है, एक टाइप की और एक किस्म के काम करते हैं, ठीक है। लेकिन जो आजकल इंसुलिन मार्केट में है या तो इधर शॉर्ट एक्टिंग है या इंटरमीडिएट एक्टिंग है या लॉन्ग एक्टिंग है या अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग है, ठीक। तो वो इसी बेसिस पे कि वो अमाइनो एसिड सीक्वेंस में थोड़ी बहुत चेंजेस लेके आते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग और वो डिफरेंट ड्रग्स को डेवलप करते हैं। So with this, I came to the end of this today presentation. I am going to upload this video on my YouTube channel, Pharma Medica. Pharma Medica is exclusively for the topic of pharmacology and medicine. So आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो भी देख लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, दूसरे लोगों को भी इनवाइट कर लें, अपने कुलीग्स को भी इनवाइट कर लें। और ये जो दूसरा चैनल है डॉक्टर निज़ामुद्दीन उस्मानी, इसमें भी आप मुख्तलिफ़ किस्म की हेल्थ रिलेटेड और सोशल प्रॉब्लम के रिलेटेड में वीडियो शेयर करता हूँ। सो यू आर ऑल्सो रिक्वेस्टेड टू सब्सक्राइब to that channel, like the video and share with your friends. Thank you very much. Thanks all of you. God bless you all. See you again in next video, inshallah.